आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 जो कि बेस्ड है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग पर। तो यूनिट 4 में आइए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ करते हुए प्रोग्राम करना सीखेंगे। हम लोग इससे पहले अगर बात कर लें यूनिट 2 और यूनिट 3 में 8085 और 8086 प्रोसेसर हम लोगों ने स्टडी किया है। दोनों ही प्रोसेसर असेंबली प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होते हैं और इन्हीं के जो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 इन्हीं का यूज़ करते हुए आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो आइए जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम होता क्या है। कह रहे हैं कि किसी भी टास्क को प्रोग्राम से हमारा मतलब है प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू अ स्पेसिफिक टास्क। कोई आपको स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में और आपको उस टास्क को कंप्लीट करना होगा। कैसे आप कंप्लीट करोगे? आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, उन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हुए कुछ इनपुट आपको देने पड़ेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोग्राम कंप्लीट होगा। प्रोग्राम को लिखते समय क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। चलिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्रामिंग, इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना। सेकंड नंबर पे है डिजाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। थर्ड नंबर पे कोडिंग एंड फोर्थ नंबर पे डिबगिंग। तो आइए इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम, जो कि प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है। स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए आपको दिया गया कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट, यानी कि आपको 3 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको तीनों नंबर को ऐड करना होगा, उसके रिजल्ट को स्टोर करवाना होगा। या फिर आपको दे सकते हैं कि 2 नंबर्स आर गिवन, राइट अ प्रोग्राम फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 नंबर्स। इट मीन्स कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम सिंपल ही होगा, मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल टाइप लॉजिक भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि है क्या। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको स्पेसिफाई करोगे, प्रॉब्लम को समझोगे कि क्या एक्चुअल में आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे। तो ये पहले स्टेप में हम लोग प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। हमें प्रॉब्लम को डिजाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि हम लोग प्रोग्राम को लिखने से पहले सबसे पहले एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं और या फिर फ्लोचार्ट बना लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम का जो आपने स्पेसिफाई किया है प्रॉब्लम, उसी को डिज़ाइन करने का एक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोसीजर होता है कि स्टेप 1 में हम ये कर देंगे, स्टेप 2 में ये कर देंगे, स्टेप 3 में ये कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपने थ्योरेटिकली इस बात को समझ लिया है, थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप इस बात को लिखा है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इस चीज़ को एल्गोरिथम कहा जाता है। और अगर इसी एल्गोरिथम का एक पिक्चोरियल फॉर्म डिज़ाइन किया जाए, पिक्चर के फॉर्म में, कुछ ब्लॉक्स के फॉर्म में इसी चीज़ को दर्शाया जाए कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, तो इसी चीज़ को फ्लोचार्ट कहा जाता है। तो आगे हम इन चीज़ों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टेप 2 जो हमारा है, जिसमें बताया गया है डिजाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आपने समझ ही लिया है, स्पेसिफाई कर ही चुके हैं, आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए या तो आप एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट बना लीजिए, जिससे प्रॉब्लम पूरा डिज़ाइन हो जाएगा। उसका सोल्यूशन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या इसका सोल्यूशन आने वाला है। जब ये आपका डिज़ाइन हो जाएगा तब आप थर्ड स्टेप पे जाओगे। थर्ड स्टेप में बोला गया है कोडिंग। तो ये कोडिंग क्या है, कोडिंग से मतलब, अब कोडिंग से हमारा मतलब है इंस्ट्रक्शंस लिख देना, यानी कि जो भी आप
प्रोग्रामिंग कर रहे होते कि प्रोग्रामिंग आजकल के समय में तो हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे असेंबली कोड्स के बारे में, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो जो आपने 8085 या 8086 में जो इंस्ट्रक्शन सेट आपने पढ़े थे उन्हीं को एज अ इंस्ट्रक्शन आपको यूज़ करना है, उनको एक सीक्वेंस में इस तरह से लिखना है जैसा आपने स्टेप 2 में डिज़ाइन किया है, उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं वो आप राइट 1 बाय 1 लिखोगे। और इस तरह से आपको ये भी दिमाग में रखना है कि एक वैलिड रिजल्ट आपके सामने निकल करके आए। तो अब इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को बोला जाता है कोडिंग करना। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोडिंग करना। चलिए बात करते हैं अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है डिबगिंग। ये चौथा स्टेप है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिबगिंग करना। डिबग करने का मतलब जानते ही होंगे शायद, डिबग करने से हमारा मतलब है एरर्स को फाइंड आउट करने से। जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, किसी भी चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें या आप असेंबली कोड उसमें लिखिए, एरर होने की पॉसिबिलिटी हर जगह बनी ही रहती है जब भी आप प्रोग्राम करते हो। तो क्या ज़रूरी है कि आप उस प्रोग्राम को डिबग करो, आप प्रोग्राम को टेस्ट करो, जिससे आपको ये पता लगे कि प्रोग्राम में क्या एरर हुई है, और जो भी एरर हुई है उस एरर को आप फाइंड आउट करो ताकि सही रिजल्ट आपको निकल करके सामने आए। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे यहाँ पर। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया, दूसरे नंबर पे हमने डिज़ाइन किया अपने प्रॉब्लम को, थर्ड नंबर पे हमने कोडिंग किया, और फोर्थ नंबर पे डिबगिंग किया। अगर ये चारों स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हम कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही रन हो जाएगा। चलिए, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम लोगों को स्टडी करना है, जो कि है प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को ऑलरेडी है ही कि ये क्या होता है। आइए जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग सिस्टम से हमारा मतलब है कि किसी प्रोग्राम को डेवलप करना, इस तरह से डेवलप करना कि हम उसका एक वैलिड आउटपुट निकाल करके ले करके आएँ। तो इसमें आप देखते हो कि कैसे हम इस प्रोग्रामिंग सिस्टम को फुलफिल करवाते हैं। इसके लिए तमाम तरह के लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं आजकल के समय में, जैसे कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, या फिर सी प्रोग्रामिंग, या फिर C++ प्रोग्रामिंग, या फिर जावा, या इस तरीके की तमाम लैंग्वेजेस। लेकिन ये जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं ये सब वो लैंग्वेजेस हैं जो आज के समय में यूज़ होती हैं। अगर हम थोड़ा पुराने समय में जाएं, क्यों हम पुराने समय में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस में स्टडी कर रहे हैं 8085 और 8086 प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर जब 80s के दशक में आए थे तो उस समय कैसे प्रोग्रामिंग करते थे, हमें उन बातों को भी जानना होगा। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि उस समय कौन कौन से जो लैंग्वेजेस थे वो यूज़ होते थे, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि देखते हैं कि कौन कौन से जो है लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं। कौन कौन से हैं ये, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरे को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, एंड हाई लेवल लैंग्वेज। 3 तरह के लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग जानते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो होता है कौन सा, असेंबली लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। मशीन को नहीं यूज़ करते और हाई लेवल को नहीं यूज़ करते। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स में मेनली जो हम लोग 8085 और 86 स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोग असेंबली प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों को जानना होगा कि ये तीनों होते क्या हैं। तो आइए इन तीनों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीन लैंग्वेजेस की। तो कह रहे हैं मशीन लैंग्वेजेस क्या हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें मशीन समझती है। और मशीन क्या समझती है, मशीन समझती है बाइनरी नंबर्स को, 0 और 1 के फॉर्मेट को समझती है, हेक्सा नंबर्स को समझती है। इट मीन्स कि ऐसा प्रोग्राम जिसके सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में या हेक्सा कोडिंग या इस तरीके से प्रोवाइड किए गए हों, ऐसे कोडिंग में प्रोवाइड किए गए हों जिसे मशीन समझती हो। तो कह रहे हैं कि इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी इसी को मशीन लैंग्वेज कहा जाएगा। देखने में तो ये चीज़, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इसे ह्यूमन हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये काफ़ी टिपिकल है। क्यों ऐसा है, क्यों इसलिए टिपिकल है क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में कोड करना मशीन के लिए तो आसान हो सकता है, बट ह्यूमन बीइंग के लिए इसमें लॉजिक को फिट करना काफ़ी टिपिकल है।
क्यों? क्योंकि एक जीरो या वन की गड़बड़ी होने की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एक इसी तरह का एक बड़ा प्रोग्राम लिखा गया होगा तो उसमें एरर्स को फाइंड आउट करेंगे कैसे? क्योंकि एरर फाइंड आउट करना भी उतना ही टिपिकल होगा जब सारा का सारा प्रोग्राम जीरो और वन के फॉर्मेट में लिखा होगा। तो कह रहे हैं कि इसीलिए ये जो लैंग्वेजेस हैं मशीन लैंग्वेजेस, ये रिप्लेस कर दी गई बाद में असेंबली लैंग्वेजेस के थ्रू, और इनको जो यूज़ करने का चलन था वो ख़त्म हो गया। हम लोग इसके बाद बात करते हैं असेंबली लैंग्वेजेस की, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक ग्रेट डेवलपमेंट था मशीन लैंग्वेजेस के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं। कह रही हैं असेंबली लैंग्वेजेस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मशीन लैंग्वेजेस। इन असेंबली लैंग्वेजेस लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल करेक्टर्स आर एम्प्लॉयड for the operation part, address part and other part of the instructions. These symbols are known as निमोनिक्स। तो कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेजेस क्या है? कह रहे हैं कि ये मशीन लैंग्वेजेस से हट करके उसका एक एडवांस फॉर्म है जिसमें हम लोग कुछ लेटर्स को यूज़ करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, कुछ डिजिट्स को यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ करते हुए आप प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हो। और कह रहे हैं कि जब इस तरह का हम प्रोग्राम करते हैं उसी को असेंबली प्रोग्राम कहा जाता है। कहने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अभी तक मशीन लैंग्वेज में जो काम आप 0-1 के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन लिखते थे, कह रहे हैं उन्हीं 0-1 के फॉर्मेट को ही अपग्रेड करते हुए चीज़ों के लिए कोड बना लिया गया। कहने का मतलब है अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए एक स्ट्रिंग बना लिया, जैसे कि कह दिया कि ऐड, ADD एक इंस्ट्रक्शन होगा, इसका यूज़ करके आप एडिशन कर सकते हो। लेकिन मशीन लैंग्वेजेस में तो आप ऐड को भी लिखने के लिए 0-1 का ही कोई कोड होता था जिसको आप यूज़ करते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेजेस में एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, सबके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कोड जो है वो डिज़ाइन कर लिए गए और इनका यूज़ करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया गया। प्रोग्रामिंग करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। अगर हम 8085 में बात कर रहे हैं तो 8085 का कैसा फॉर्मेट है वो हमें पता होना चाहिए, और 8086 में 8086 का फॉर्मेट हमको पता होना चाहिए। तो बात समझ गए होंगे कि असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये असेंबली लैंग्वेजेस तो हमने बात की कि ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इजी हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड, कोड, लेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो इनको समझना आसान होगा। पर क्या मशीन भी इसे समझ लेगी? मशीन नहीं समझेगी। और मशीन क्या, क्योंकि मशीन तो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। हमें करना क्या होगा? हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम लेना होगा जो इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए जो कोड हैं उनको कन्वर्ट कर दे, कहाँ पर? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है असेंबलर। तो कह रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो असेंबलर को दिखाया गया है। तो कह रहे हैं असेंबलर क्या है? ये एक तरह का ट्रांसलेटर है। इसका काम क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज में जो भी आपने कोड या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को फुलफिल करवाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उन्हें रन करवाने के लिए ज़रूरी है, और इसके बिना जो है प्रोग्राम को आप इसके बिना आप रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मशीन तो मशीन लैंग्वेज ही समझती है। आप भले ही असेंबली लैंग्वेज समझ गए हो, लेकिन मशीन को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक असेंबलर का यूज़ किया जाएगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे कोड में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जिस भी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप इंस्ट्रक्शन दोगे, उसको असेंबलर क्या करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि मशीन भी उस चीज़ को समझ सके। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं और असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं उन लैंग्वेजेस की जो आज के समय में यूज़ हो रही हैं और जिनको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आइए देखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। चलिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि मशीन डिपेंडेंसी एंड मशीन इंडिपेंडेंसी, ये क्या होती है, इनको समझना पड़ेगा। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी हम लोग उसी तरह के कोड्स को यूज़ करते हैं जैसा हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस में यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल थी, और आज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को ही यूज़ कर रहे हैं। उसका एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, या कह लीजिए कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं, जिस वजह से इनको हम इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट हैं, इस बात का मतलब
मतलब क्या है। और जो मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस थी वो कैसी थी, वो मशीन डिपेंडेंट थी। यहाँ पे समझना होगा कि मशीन डिपेंडेंट टर्म जो है वो क्या बताता है। मशीन डिपेंडेंट टर्म ये बताता है कि जो जो पर्टिकुलर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो पर्टिकुलर उसी सिस्टम के लिए, उसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए तैयार की गई है और केवल उसी पर रन करेगी, कहीं और वो यूज़ नहीं की जा सकती। इस चीज़ को बोला जाता है मशीन डिपेंडेंसी। और 8085 और 8086 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर असेंबली प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। कह रहे हैं कि इंटेल कारपोरेशन ने 8085 और 8086 को डिज़ाइन किया, उनका जो असेंबलर है, जो इंटेल कारपोरेशन ने जो इंस्ट्रक्शंस बना करके दिए, केवल वही वहाँ पर रन होते हैं और इसके अलावा वो यूनिवर्सली हर पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए एक्सेप्टेड नहीं होते। इसी चीज़ को बोला जाता है मशीन डिपेंडेंसी, यानी कि जो भी प्रोग्रामिंग वहाँ पर डिज़ाइन की गई है वो केवल 8085 पर ही रन करेगी। यानी कहने का मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस 8085 के हैं वो 8085 पर ही रन करते हैं, जो 8086 के हैं वो केवल 8086 पर रन करते हैं, एंड सो ऑन। ये यूनिवर्सली सभी प्रोसेसर्स पर एक्सेप्टेड नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट समझी गई कि क्यों ना हम लोग ऐसा प्रोग्रामिंग बनाएं, ऐसे लैंग्वेजेस को बनाएं जिनकी मशीन पर डिपेंडेंसी कम हो, वो केवल उसी सिस्टम पर, उसी पर्टिकुलर प्रोसेसर पर रन ना करें जिनके लिए वो बनाई गई हैं। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जो कि मशीन इंडिपेंडेंट थी और आजकल के समय में एक बड़े लेवल पर हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा रहा है। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं। आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में चाहे कोई भी प्रोसेसर हो, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को, अगर एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करना भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स जो पहले हमें याद करने पड़ते थे वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ईजिली अवेलेबल होते हैं और हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बात कर लें इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स जानते हैं जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, ये सभी अपने आप में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, यानी कि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के केस में भी भले ही ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, मशीन इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्योंकि हम इन्हें रन तो मशीन के ऊपर ही करवा रहे हैं, इट मीन्स कि जब आप इनको रन करवाओगे तो आपको मशीन को भी एक्चुअल कोड समझाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर भी हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप हाई लेवल प्रोग्राम को रन करवाते हो तो क्योंकि आपने तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोड वगैरह को यूज़ किया होगा, लेकिन मशीन तो उसको नहीं समझेगी। और जब आपको इसको रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो यूज़ होने वाला ट्रांसलेटर है उसका नाम है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो ट्रांसलेटर है, चाहे आप कंपाइलर को यूज़ कर लीजिए चाहे आप इंटरप्रेटर को यूज़ कर लीजिए। दोनों का ही क्या काम है, दोनों का काम है कि जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है जिसे सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसको ये ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं इस तरह से आपका सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से रन किया जा सकेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम एक ही है तो दोनों को हम अलग अलग क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक ही को क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। आइए देख लेते हैं कि क्या वो डिफरेंस है। कह रहे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। कह रहे हैं कंपाइलर जो है एक प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट इंग्लिश लाइक वर्ड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो यही बात तो हम लोगों ने पढ़ी ही थी, लेकिन ये करता क्या है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बात करें अगर इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इसी काम को जो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, इंटरप्रेटर इसी काम को लाइन बाय लाइन करता है। यानी कि एक प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट को पहले वो ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, एंड सो ऑन। तो दोनों का ही काम सेम है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। डिफरेंस कभी कभी पूछा भी जाता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है या ट्रांसलेट करता है। तो होपफुली ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे।
आज जो हम लोगों ने बात की है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने जाना कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम हम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, चारों स्टेप के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट ये क्या होते हैं। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग सिस्टम से रिलेटेड कि शुरुआत से लेकर के आज तक जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं जिनको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं, मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही बेसिक ये वीडियो था फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग पर। क्योंकि और बेसिक इसीलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके आप प्रोग्रामिंग पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। जब तक आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता चल जाएंगे तब तक आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली जो बातें आज बताई गई हैं इनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्लोचार्ट क्या होते हैं, फ्लोचार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे फ्लोचार्ट बनाएंगे, तमाम तरह के फ्लोचार्ट कैसे होते हैं, प्रोग्रामिंग के तमाम स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, इनको हम बात करेंगे। यानी कि अभी एक और वीडियो हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर देखेंगे और फिर उसके बाद के वीडियोस में हम लोग 1 बाय 1 प्रोग्राम्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, कैसे प्रोग्राम को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्रोग्राम्स को समझ लेना चाहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।